हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल भाग 1। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे भारत का भूगोल भाग 1, जिसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। कौन सा चैप्टर है जी? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति, इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति, आखिर भारत की स्थिति है क्या भाई? तो हम देख सकते हैं भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति क्या है, और फिर हम देखेंगे कि महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। तो इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, एक यानी विश्व में भारत की स्थिति क्या है, और दूसरा हम देख सकते हैं कि महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, पहला हो जाएगा विश्व में भारत की स्थिति और दूसरा हो जाएगा महाद्वीप में भारत की स्थिति। ठीक है, महाद्वीप मतलब एशिया महाद्वीप हो गया आपका। और इसको जैसे मान लीजिए कि विश्व में भारत की स्थिति जो है, तो विश्व में आखिर भारत की स्थिति क्या है? तो विश्व में भारत की स्थिति को देखने के लिए हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम देखेंगे आपका अक्षांशीय विस्तार के द्वारा, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और दूसरा हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ग्लोब के रूप में, यानी पृथ्वी को समझना पड़ेगा। ठीक है, और पृथ्वी का प्रतिरूप आपका है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब में हम देख ले रहे हैं कि आखिर अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो चलिए हम उसको यहाँ पे फिगर के द्वारा आपको समझा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। यानी भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति और दूसरा महाद्वीप में भारत की स्थिति। उसके बाद विश्व में भारत की स्थिति देखा जाए तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अक्षांशीय विस्तार, और फिर क्या देखना पड़ेगा? देशांतरीय विस्तार। तो हमें एक एक बिंदु को यहाँ पे आपको चर्चा करते हुए चलेंगे। आपका अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांशीय विस्तार को समझने से पहले आपको ये जानना आवश्यक होगा कि भाई अक्षांश रेखा क्या है और अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत जो है वो कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक फैला हुआ है और कितने देशांतर से लेकर कितने देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम एक आपका ग्लोब यानी पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में बनाते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। एक में आपका है अक्षांशीय विस्तार। मान लीजिए ग्लोब में हम देख रहे हैं आप आपका मान लीजिए कि आपका ग्लोब है, यानी पृथ्वी का प्रतिरूप। यहां पर हम देखेंगे यानी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है। ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा खींची गई है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच। इसे हम किस नाम से जानते हैं जी? यानी उत्तर और ये दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर एक सीधी रेखा खींची गई है, यानी पृथ्वी को जो क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है जी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, कितने डिग्री पर है जी? तो ये आपका 0 डिग्री पर है। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं, यहां से अनेकों रेखाएं खींची गई है। अनेकों रेखाएं खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये जो रेखा है खींची गई है, कहाँ से कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई। तो सबसे पहले हम ये जानना पड़ेगा कि आखिर अक्षांश रेखा है क्या, यानी अक्षांश रेखा की परिभाषा। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूर्व से, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। ये क्या है आपका? विषुवत रेखा है। और अक्षांश रेखा के बारे में हमें जानना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अक्षांश रेखा परिभाषा क्या देख सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, किसके समानांतर? यानी विषुवत रेखा के समानांतर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वी काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा से पूर्व के पश्चिम की कोणात्मक दूरी को क्या करती है? दर्शाती है या दिखाती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई पृथ्वी पर खींची गई या विषुवत रेखा के समानांतर, इस तरह भी लिख सकते हैं, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा से पूर्व से पश्चिम की विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा से यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा से उत्तर से, यानी विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब ये देखिए, विषुवत रेखा ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी एक पर क्या है? अक्षांश रेखा ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी कहां से, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा गया है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर, यानी विषुवत रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को क्या करती है? दर्शाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं जी? तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अब यहां पर देख सकते हैं अक्षांश रेखा की कुल संख्या पूछ दे, कुल संख्या कितनी है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। तो कुल संख्या, अब यहां पर देखिए, एक रेखा जो है ये आपका 0 डिग्री पर हो गया, तो 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 यहां तक आएंगे तो आपका 90 डिग्री तक बनेगा। ठीक है, और फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक आएंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 और 90 180, लेकिन इसको हम, यानी उत्तरी ध्रुव आपका ये क्या है? पोल है आपका, उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों रेखाओं को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुल संख्या कितनी होती है? अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या हो जाएगा आपका 179, 179। ठीक है,
अगर पोल को यहाँ पर जोड़ दिया जाए यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है कितने, 181। तो किसी किसी बुक में देता है 181 और किसी किसी बुक में आपको दिखाई दे 179। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपको आप समझ लिए होंगे, ये आपका 0 डिग्री पर है। जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो ये आपका कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पर है तो 23.5 डिग्री। और जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मकर रेखा, मकर रेखा। और ये भी कितने डिग्री पर है जी, तो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, अब यहां से हमको समझना ये है कि ये विषुवत रेखा जो है, ये जो भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसकी उत्तर वाले जो भाग ये जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और विषुवत रेखा के ये जो दक्षिण वाला जो गोले के आधा भाग जो दिखाई दे रहा है, यानी गोलार्ध मतलब क्या, गोले का आधा भाग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे जी, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर आप देखिए तो भारत कहां पर है, देखिए हम पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि अक्षांश है क्या। तो हम देख लिए कि भाई पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई, यानी विषुवत रेखा समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, वे काल्पनिक रेखा है, क्योंकि ये वास्तविक रेखा नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर रेखाएं खींची नहीं गई है, ये काल्पनिक रेखा है, बस मान लिया गया है कि ये रेखा है, काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ये रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, इसलिए हम इसको कल्पना, केवल कल्पना किया जाता है कि ये रेखा है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा समांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है, जो विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा जो हो गया या भूमध्य रेखा जो हो गया, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को क्या करती है, उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को क्या करती है, दर्शाती है। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब अक्षांश रेखा कुल संख्या पूछ दे आपसे, तो अक्षांश रेखा कुल संख्या होता है 179, या अगर पोल को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा आपका 181। ठीक है, यहां तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अक्षांश रेखा है क्या, उसके बाद अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब यहां पर अक्षांश रेखा से संबंधित तो और भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि विषुवत रेखा ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, या भूमध्य रेखा ये हो गया। यहां पर जो दिन और रात जो होता है ये 12 घंटा का होता है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। यहां पर क्या होगा जी, तो यहां पर यानी दिन और रात जो होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिन एवं रात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। कहां पर, तो विषुवत रेखा पर। कहां पर दिन और रात बराबर होगा, तो विषुवत रेखा पर जो दिन और रात का समय अवधि होता है वो कितना होता है, तो होता है आपका 12 आवर, यानी 12 घंटा का होता है। 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा। लेकिन जैसे ही हम विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव के पास जाए या दक्षिणी ध्रुव के पास जाए, यानी दिन और रात में जो अंतराल है यानी समय अवधि, इसमें परिवर्तन यानी परिवर्तित होते ही चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, यानी 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर भी 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव यहाँ पर भी क्या होगा, यानी 6 महीना रात एवं 6 मंथ क्या होगा, 6 मंथ रात और 6 मंथ दिन, यहां पर ये होगा। ठीक है, यहां पर भी देखा जाए तो 6 मंथ क्या होगा, रात होगा और 6 मंथ दिन होगा। ठीक है, यानी 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो दिन और रात यानी दिन एवं रात का जो समय अवधि होते हैं वो बराबर होता है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यानी अक्षांश से संबंधित, कि आप बताइए कि एक अक्षांश बराबर, यानी जो अक्षांश रेखा है क्या ये दूरी को प्रदर्शित करती है या समय को प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ परिभाषा में देख लिए हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा से, यानी विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। ये तो दूरी इसमें है ही है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो जो अक्षांश रेखा है वो दूरी को ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो लगभग में 111 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होगा जी, तो 111 किलोमीटर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की अक्षांश रेखा है, ये एक रेखा है और दूसरी रेखा के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, तो 1 डिग्री बराबर, मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री पर ये हो गया, 2 डिग्री पर ये, तो 2 - 1 तो 1, तो 1 बराबर कितना किलोमीटर, तो 111 किलोमीटर होगा। इसके और इसके बीच की दूरी, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। अब यहाँ से ये भी पूछ देगा कि एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये एक अक्षांश रेखा हो गया आपका और ये दूसरा अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री पर है और ये आपका 2 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री पर ये है और 2 डिग्री पर ये है, तो दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको बाबू बोला जाता है कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, कटिबंध, यानी कटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं या कटिबंध। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो वो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का ही क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यहां से संबंधित एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों के तरफ जाने में किन किन चीजों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होगा भाई, यहां से विषुवत रेखा से या तो उत्तरी ध्रुव के पास जाए या तो दक्षिण ध्रुव के पास आए, तो परिवर्तन क्या क्या किन किन चीजों में होगा, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के पास आएंगे तो सबसे पहले तापमान घटेगा। तापमान क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट, तापमान क्या होगा, तापमान में कमी होगी ना जी, याद रखिए। यानी अगर हम क्या होते हैं, यहां पर तापमान में वृद्धि है, यहां पर तो विषुवत रेखा है तो यहां पर पूरा धूप पड़ेगा, 6 महीना दिन है तो सॉरी यहां पर 12 घंटा पूरा दिन है और 12 घंटा पूरा रात है, ठीक है। तो तापमान में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी यहाँ पर और जैसे ही विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव के पास जाएंगे, यानी विषुवत रेखा से या तो उत्तरी ध्रुव के पास जाए या तो दक्षिण ध्रुव के पास आए, तो तापमान में क्या, चलिए यहाँ यहीं लिख दे रहे हैं हम, एक तो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर देख लेना है। यानी जैसे जैसे हम ये क्या आ रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुव के पास आएंगे तो किन किन चीजों में परिवर्तन होगा, एक नंबर 1 पॉइंट, यानी तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी, कोई दिक्कत, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव के पास आएंगे तो तापमान में कमी होगी। दूसरा कोई परिवर्तन होगा, जी हाँ, तो दूसरा परिवर्तन क्या होगा, जैव विविधता में भी कमी होगी, जैव विविधता में भी क्या होगी, कमी होगी। और कुछ परिवर्तन होगा, जी हाँ दोस्तों, एक और परिवर्तन अभी हम आप लोगों को बताए थे, तीसरा परिवर्तन जो होगा वो होगा आपका दिन और रात की समय अवधि में बढ़ोतरी होगी, दिन एवं रात समय में क्या होगा, वृद्धि, ठीक है। 2 माइनस हो रहा है, यहां पर देखिएगा 2 माइनस हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है, यानी तापमान में कमी होगा, जैव विविधता में कमी होगी, लेकिन दिन और रात की जो समय अवधि है उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगी। ये अक्षांश रेखा से संबंधित लगभग इतने क्वेश्चन काफी हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है जहां तक हमको उम्मीद है,
ठीक है। सबसे पहले क्या कि अक्षांश रेखा है क्या, तो अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा का समानांतर पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिणी कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करते हैं, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो परिभाषा ही याद हो गया हमको, ठीक है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या जो होती है वो अक्षांश रेखाओं की 179 होती है। अगर पोल को जोड़ दिया जाए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। ये बात याद रख लेना है आपको, ठीक है। यहां पर देखें कि विषुवत रेखा जस्ट यानी उत्तर में, यानी विषुवत रेखा के जस्ट उत्तर वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपको याद कर रखना है, ये विषुवत रेखा के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा लाइन ये आपका है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है ये भारत के, ये जो आपका भारत है सपोजेट मान लीजिए चलिए पूरा नक्शा बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही आप समझिएगा। तो भारत, ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा जो है, ये जो कर्क रेखा वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो हमें सीधा सा एक ट्रिक याद रखना है। अब उसके लिए देखिए क्या करना है, 2-3 दोस्त थे और वो गर्मी का मौसम था, दोनों लोग क्या कर रहे थे, एक के पास गमछा था और एक बेचारा ऐसे ही चल रहा था। गर्मी का मौसम जानते हैं कितना धूप पड़ता है, एक गमछुआ ओढ़े हुए था। तो दूसरा दोस्त उसे बोल रहा है, दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, यानी जिसके पास गमछा था वो कह रहा है, यानी पहले वाले दोस्त से बोल रहा है गमछा के बारे में, ये किस तरह बोलेगा, उसको ट्रिक है आपको बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। दोनों मित्र थे, दोनों क्या थे, मित्र थे। एक गमछा ओढ़े हुए था, उसको धूप नहीं लग रहा था, और ये इस बेचारे के पास गमछा वगैरह नहीं था जिसको धूप लग रहा था। तो ये बोलेगा मजाके में, मित्र पर गमछा झाड़, भाई तो मित्र नहीं हुआ, तनी हेनियो झाड़ दो। अरे आप अकेले ओढ़ कर क्या कीजिएगा, तनी हेनियो ओढ़ाला हम लोग का मतलब मित्र पर गमछा झाड़। आपको एक ट्रिक है याद रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। बस यही याद रखना है आपको। दो दोस्त थे, ट्यूशन जा रहे थे पढ़ने, एक के पास गमछा था वो ओढ़ कर जा रहा था, धूप का मौसम था, ठीक है। और ये बेचारे को चेहरा जलने लगा, जानबे करते हैं फैशन का युग है। तो ये बोला कि मित्र पर तनी गमछा, मतलब तनी गमछा है नहीं दो बाबू है। तो अब वो क्या करेगा, बोला कि मित्र पर तनी गमछा झाड़ दो, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झाड़ मतलब मी से क्या हो जाएगा, मी से हम देख सकते हैं क्या होगा बाबू बताइए, तो मिजोरम। मी से देखिए यहाँ पर है आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम। त्र से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। प से क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये आपको याद रखना है। कितने स्टेट हैं, कितने स्टेट से होकर जाती है, तो एक हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक याद रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़, यानी मित्र देखिए, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से क्या मध्य प्रदेश छोड़ दिए हैं क्या जी, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है।
देखिए तो 8 राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। यही आपका क्या है 8-9 स्टेट है जिससे होकर क्या आ जाती है आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो अक्षांश रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये अक्षांश रेखा से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। याद कर रखना है अक्षांश रेखा परिभाषा तो आप देख ही लिए। अक्षांश रेखा की कुल संख्या आप लोग देख लिए, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है 179 से 181, ठीक है। ये आपको देख लेना है, याद रखना है। और विषुवत रेखा जस्ट ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा नीचे वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है या दक्षिणी भाग जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों के पास जाने पर, एक बार ध्यान से सुन लीजिए इसको, विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ आगे बढ़ेंगे, या तो उत्तरी ध्रुव के पास आगे बढ़े या दक्षिण ध्रुव के पास जाए, तो 3 चीज़ों में परिवर्तन होता है। एक तो तापमान में कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर भाई खूब धूप पड़ता है, यहाँ के देखिएगा लोग काला काला होता है। अब देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका का देख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया या आपका वेस्ट इंडीज हो गया या श्रीलंका हो गया, ठीक है। यहाँ के लोग पूरे काले होते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में भी कुछ क्षेत्र इसमें आएगा, वहाँ के लोग भी क्या होते हैं काले होते हैं। तो ये यानी काफ़ी धूप के कारण ये होता है, ठीक है। तो ये आपका विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ पर खूब धूप पड़ेगा, दिन और रात क्या होगा एकदम बराबर होगा, 12 घंटा का दिन होगा तो 12 घंटा का रात होगा। लेकिन विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के जैसे ही हम क्या आगे बढ़ते चले जाते हैं उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास, तो हमें 3 चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देता है। एक तापमान में कमी दिखाई देगा, दूसरा जैव विविधता। जैव विविधता क्या है भाई, यानी जितने जीव यहाँ पे निवास करते हैं उतने जीव यहाँ पे निवास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि इस परिस्थिति में जो जीव जीवित रह सकते हैं वही नहीं यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव काफ़ी क्या होता है बर्फीला क्षेत्र है, काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ पे सभी जीव को जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे बहुत ही कम जैव विविधता पाया जाता है, यानी जीवों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सबके लिए यानी सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। अनेक प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास, कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो अक्षांश रेखा है किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो अक्षांश रेखा जो है ये दूरी को प्रदर्शित करता है, यानी अक्षांश रेखा से दूरी ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे देख लेना है, ये दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और देशांतर रेखा जो है वो समय को प्रदर्शित करती है, यानी देशांतर रेखा से समय को ज्ञात किया जाता है और अक्षांश रेखा से दूरी को ज्ञात किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिए, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है इनमें से कौन सी रेखा है दूरी को प्रदर्शित करती है, तो अक्षांश रेखा है दूरी को रिप्रेजेंट करती है और देशांतर रेखा से समय को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा के बारे में आप लोगों को यहाँ तक अक्षांश रेखा से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। अब चलिए भारत की अक्षांशीय स्थिति देख लिया। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति में हमने देखा, तो एक बात बताइएगा कि भारत कहाँ है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। भारत अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखा जाए तो भारत कहाँ हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया ना जी। देखिए उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यही दिखाना था हमको, और यही दिखाने के लिए इतना हमको कहानी कहना पड़ा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार के अनुसार ये जो भारत आपका है ये उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179, या पोल को जोड़ दिया जाए ध्रुव को जोड़ दिया जाए तो 181। अक्षांश रेखा से किस चीज़ों को ज्ञात किया जाता है, तो ये अक्षांश रेखा द्वारा हम दूरी को ज्ञात करते हैं। एक अक्षांश रेखा पर कितना, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यानी 1 डिग्री, यानी 2 - 1 बराबर 1 होगा ना जी। और 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 111 किलोमीटर होता है, यानी एक अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमीटर,
ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात का जो समय होता है वो लगभग बराबर होता है, 12 घंटा का होता है। और विषुवत रेखा से जैसे ही हम ध्रुव के पास जाते हैं तापमान में कमी हो दिखाई देती है, जैव विविधता में कमी दिखाई देती है, दिन और रात की समय अवधि में वृद्धि दिखाई देती है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना था अक्षांश रेखा से संबंधित। हाँ, एक बात याद रखना है कि कर्क रेखा जो ही है अक्षांश रेखा ही है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री पर, जो 23.5 डिग्री पर ये खींची गई है अक्षांश रेखा। और ये जो है आपके भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर जाती है, इसके लिए मैंने क्या किया था, एक बढ़िया सा ट्रिक बना दिया है, मित्र पर गमछा झाड़, एकदम याद रहेगा। मित्र पर गमछा झाड़ भोजपुरी हम लोग बोलते हैं ना जी, अभी कहानियां बतेबे कि याद होगा सभी को, सबको याद होगा ये बात कि मित्र पर गमछा झाड़ यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा भारत से गुजरती है। सबको समझ में आया होगा, अक्षांश समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी देशांतरीय विस्तार के बारे में। कटिबंध भी आप लोग समझ लिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उसे हम कटिबंध कहते हैं। चलिए अगर यहाँ इसमें इस अक्षांश से संबंधित किसी की कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, ताकि हम उनके लिए भी फिर से अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से समझाया जाए। अब देखिए हम लोग इसके पहले देखे थे अक्षांशीय विस्तार, अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में हम लोग ने क्या देखा, अक्षांशीय विस्तार में हम लोग ने यही देखा कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कहाँ अवस्थित है, अगर पूछा जाए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम क्या बोलेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अब एक बार देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार को भी समझने के लिए एक बार हम यहाँ पर अक्षांश वाला फिगर बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाए। ज्यादा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है भाई। मान लीजिए देशांतरीय विस्तार, देखिए हम लोग समझे थे कि ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है। यहां पर अक्षांश में क्या देखे थे, थोड़ा सा इसको भी याद दिला दीजिए। ये अक्षांश में हम लोग ने देखा था भारत की स्थिति के बारे में। ये मान लीजिए अक्षांश।
यहाँ पर था भारत, ठीक है। मान लीजिए ये आपका देशांतरी है, देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा की परिभाषा क्या हो सकता है? तो देशांतर के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सेम वही प्रोसेस होगा आपका। अब यहां पर हमको ये देखना है कि हम लोग देखे थे कि ये आपका विषुवत रेखा है, मान लीजिए। अब ये 0 डिग्री, यहां पर क्या हो सकता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई है, ये वाली रेखा, ये रेड कर दे रहे हैं इसको, रेड वाली रेखा ये क्या है? 0 डिग्री, ये आपका देशांतर रेखा है, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विश्व मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, विश्व मध्याह्न रेखा, जहां से विश्व के समय को निश्चित किया गया। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा ये हो गया, बाकी ये सभी जो है ये आपके देशांतर रेखा ही है। अब देशांतर रेखा की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो ये देखिए अक्षांश रेखा जो है ये आपका किधर से किधर खींची गई है? ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो अक्षांश रेखा परिभाषा में यही था, बस इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इधर आपका था कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, यानी विषुवत रेखा समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा थी, ठीक है, जो आपका क्या उत्तर से दक्षिणी कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती थी। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है और यहाँ पर विषुवत रेखा के समानांतर न होकर लंबवत है, दिखाई दे रहा है ना। जैसे मान लीजिए लंब क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में भी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। ये लंब दिखाई दे रहा है ना, यानी ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा है और सी डी क्या है, आप देख सकते हैं कि ए बी पर सी डी क्या है? लंब है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए कि ये जो रेखाएं है यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये सब इस पर लंब पड़ रहा है ना, देखिए इस पर आकर रुक रहा है, इधर से भी देखा जाए तो या इधर से भी देखा जाए तो ये क्या है? लंब है, ठीक है। देखिए इस पर लंबवत पड़ रही है, तो इसका परिभाषा क्या देख सकते हैं? तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की खींची गई वे काल्पनिक रेखा है, या बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा के लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत उत्तर से दक्षिण की खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई या विषुवत रेखा के लंबवत, विषुवत रेखा के लंबवत विषुवत रेखा के लंबवत, विषुवत रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं विषुवत रेखा के लंबवत, वहां पर क्या था? विषुवत रेखा के समानांतर, और यहां पर हो जाए विषुवत रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। इसमें क्या था? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, ठीक है, वे काल्पनिक रेखा है जो, अब देखिए ये दर्शा रहा था, ये कहां से किधर की दूरी, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा हो गया, तो यहां से उत्तर की दूरी हो गया, उत्तर की दूरी को दर्शा रहा है, और यहां से देखा जाए तो दक्षिण की दूरी दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा ये आपका क्या था? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, मान लीजिए पश्चिम है, तो एक रेखा ये है और एक रेखा दूसरी रेखा ये है, तो ये क्या कर रही है? पूर्व, मान लीजिए पूर्व, ये विषुवत रेखा ये हो गया, तो ये हो गया आपका पूर्व,
पूर्व की रेखा है और ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी पूर्व की रेखा है, ये हो गई पश्चिम की रेखा है। तो ये क्या कर रही है, पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शा रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यानी विषुवत रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगी कि यानी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो देशांतर रेखाएं की कुल संख्या हो जाएगी, कितने डिग्री कौन बनता है जी, 360, यानी 360 हो जाएगा आपका क्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या थी 179, और लेकिन देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 360। अक्षांश रेखा किस चीज को प्रदर्शित करता था, ये आपको दूरी को दर्शाने, इससे दूरी को ज्ञात किया जाता है। लेकिन अब देशांतर रेखा किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये समय को प्रदर्शित करता है, यानी इससे समय को ज्ञात किया जाता है। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा को पार करने में, यानी एक देशांतर रेखा, जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये आपका दूसरा देशांतर रेखा हो गया, ठीक है, 1 डिग्री पर ये तो दोनों को ये पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है जी, तो 4 मिनट का समय लगता है, यानी एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, ये आपका ग्रीनविच रेखा हो गया, 0 डिग्री देशांतर है। और ये जो आपका आप देखिए यहाँ पर अब हम लोग का भारत है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए सपोज ये आपका भारत है, और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो ये भारत के बीचों बीच से नहीं जाता है, बल्कि ये आपका इलाहाबाद से होकर जाएगा, और यहाँ पर तो यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है, आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। और कितने डिग्री से ये गुजरता है भारत का, जहाँ मानक से 82.5 डिग्री, याद रखना है 82.5 डिग्री, जिसे भारत का मानक समय रेखा भी कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा का नाम यही है आपका 82.5 डिग्री। भारत का समय रेखा कितने डिग्री है, तो 82.5 डिग्री, जो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और भारत का समय रेखा जो है, यानी ग्रीनविच रेखा से कितने डिग्री का अंतर है, तो 5.5 घंटा का, ये भी याद रखना है, यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय रेखा और विश्व के यानी ग्रीनविच रेखा के बीच का समय अंतर जो है कितना है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट का अंतर है। ये बात आपको याद रखना है देशांतर से संबंधित। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि देशांतर रेखा की परिभाषा क्या है, तो विषुवत रेखा के समलंबवत उत्तर से दक्षिण की खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। कुल यानी पृथ्वी पे कितने देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो कुल पृथ्वी खींची गई देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी हो जाएगी जी, तो कुल संख्या हो जाएगी आपका 360। और ये अक्षांश जो है वो दूरी को दर्शाता है, और ये देशांतर रेखा देशांतर रेखा किसको ज्ञात किया जाता है, तो देशांतर रेखा से समय को ज्ञात किया जाता है। और दो देशांतर रेखाओं को बीच को पार करने में, यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में, यानी सूर्य को देख सकते हैं कि 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में। तो ये समय, इससे समय को ज्ञात किया जाता है और इससे दूरी को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना था, ये आपका लगभग हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो अक्षांश को भी देख लिए अच्छी तरह से, और दूसरा हम देख लिए देशांतर को। ठीक है, अब यहाँ पर अक्षांश में देखे थे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध था,
ये क्या हो रहा था, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका मान लीजिए क्या, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये अक्षांश रेखा के हिसाब से। लेकिन अगर देशांतर रेखा के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे पृथ्वी कितने भाग बढ़ता है, ये भी 2 भाग बढ़ता है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो देशांतर की दृष्टि से भारत किधर अवस्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ये क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। बात समझ आ रहा है। तो अब देखिए अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोनों को मिला दिया जाए और तब पूछा जाए कि भारत का विश्व में क्या स्थिति है, तो भारत का विश्व में जो स्थिति बनता है वो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर सामने आ जाएगा कि इस तरह से ये कर दीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक है। अब भारत है यहां पर, भारत कहाँ है, तो यहां पर है भारत। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, भारत है। तो भारत जो कहाँ पर आपका है, तो भारत अवस्थित है यानी पूर्वोत्तर में, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, तो ये इसको हम बोलेंगे पूर्वोत्तर। भारत विश्व में कहाँ है, तो पूर्वोत्तर में अवस्थित है। ठीक है। क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार से देखा जाए, अक्षांश की दृष्टि से, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि भारत कहाँ है, यानी विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व में भारत की जो स्थिति है वो पूर्वोत्तर में है। ठीक है। यानी पूर्व, देशांतर की दृष्टि से पूर्व और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर, तो क्या बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा दे इसको। चलिए वीडियो तो बहुत काफ़ी लंबी होती जा रही है। फिर इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भारत की स्थिति में विस्तार है, आप लोग इतना समझ लीजिए अक्षांश रेखा है क्या, देशांतर रेखा है क्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखा यानी किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, दूरी, देशांतर रेखा किन चीज़ को प्रदर्शित करती है। ठीक है। अक्षांश रेखा, अब देखिए भारत, ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो 82 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर जाता है, भारत का तो आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी पूछ देता है। ठीक है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं यानी को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। अक्षांश और देशांतर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, तो उसको डिटेल्स में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके जितना से जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।